गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए चलिए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है? चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम मस्त जबरदस्त। चलिए चलिए चलिए। एवरीथिंग इज ऑल ओके। जल्दी से कमेंट करें। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो दोस्तों, तो कल हमने खत्म किया। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। और पहले ये बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स किए। राइट। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। राइट। चलिए, तो आम ऑल ओके, सब कुछ ऑल ओके है। चलो, तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने बैंकिंग में क्या क्या डिस्कशन किया, जरा वो बताते हैं आप लोगों को। अभी तक हमने बात करी कि हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, देखो हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडिया के अंदर जो वित्तीय प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली, राइट, हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो वित्तीय प्रणाली है, इस वित्तीय प्रणाली में आपको देखने को मिलेगा, एक तो बैंक्स मिलेंगी जिन्हें हमने नाम दिया कमर्शियल बैंक्स, राइट, वाणिज्यिक बैंक, जिन्हें हमने नाम दिया कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक में हमने बात करी कि यहाँ पर देखने को मिलती हैं सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट इंडियन बैंक, प्राइवेट फॉरेन बैंक। यहाँ पर देखने को मिलती हैं आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दोस्तों, इसके बाद हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमें एनबीएफसीज देखने को मिलती हैं, जिन्हें हमने कहा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। फिर हम इसके आगे चले तो हमने देखा कि यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमने कहा सूक्ष्म वित्त संस्थान। फिर इसके बाद हमने बात करी कि इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक, जिन्हें हमने कल नाम दिया स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक भी कहते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक, विशेषीकृत बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब है विशेषीकृत बैंक, जिसमें हमने कहा नाबार्ड, जिसमें हमने कहा दोस्तों सिडबी, एनएचबी, राइट ना। इसके अलावा हमने कहा एग्जिम और नेफेड, राइट। अब दोस्तों, इसके अलावा एक बिल्कुल नई और बिल्कुल ताजा तरीके की बैंक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में आई हैं। आइए दोस्तों, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो नई और बिल्कुल ताजा बैंक्स हैं, इन्हें हमने कहा डिफरेंशिएटेड बैंक्स। इन्हें हमने नाम दिया डिफरेंशिएटेड, या इनको हम कहते हैं निश बैंक्स। हिंदी में आप लिख सकते हैं होता है विभेदीकृत बैंक। हिंदी में हमने कहा विभेदीकृत बैंक। तो जो आज हमारी क्लास का डिस्कशन शुरू होने जा रहा है, वो डिफरेंशिएटेड बैंक, विभेदीकृत बैंक से शुरू होने जा रहा है। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएं, क्या जो मैंने आप लोगों को कल एनपीए की फाइल दी थी, क्या वो आपने अपनी कॉपी में नोट कर ली? अगर कोई इस चक्कर में है कि नहीं मैं पीडीएफ से ही पढ़ूंगा, तो आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी पीडीएफ पता नहीं जीवन में कितने बार आई, कितने बार गई। तो आप अपने नोट्स बकायदा कॉपी में बनाइए, राइट। तो पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को नोट्स बनाने होंगे। तो अगर आपने नहीं बनाई है तो आप आज बनाइएगा, और कल हम उस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। कल हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, राइट। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बना लिया है, यस सर डन, जी सर लिख लिया, वेरी गुड दोस्तों, एक्सीलेंट, सुपर्ब। जिन्होंने किया, मेरा उनको बिल्कुल सहृदय से आत्मा परमात्मा के मिलन के द्वारा आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया है वो आज कर लें, उन्हें भी आशीर्वाद। चलिए सब लोग मौज लीजिए। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज, देखो अगर हम बात करें, कोई बात नहीं,
आप आज करिएगा, चाहे थोड़ा देर में करिएगा, लेकिन अगर आप उसको लिख के रखे होंगे तो जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो मेरी क्लास को आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, राइट। तो वो जो इतना लंबा टॉपिक है, अब मैं उसको लिखवाऊंगा तो इसमें कम से कम में 5 क्लास लगेंगी। तो लिखवाने की बजाय हम समझाने पे ज़्यादा जोर दें। चलो, तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारे इंडिया का जो वित्तीय प्रणाली है, उसमें सिर्फ ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप आज के बाद कभी भी हमारे इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम का इंस्टीट्यूशन देखेंगे कि वित्तीय प्रणाली में कोई भी संस्थान, तो या तो आपको वो वाणिज्यिक बैंक मिलेगी जिसके अंदर बताया सरकारी, प्राइवेट, राइट, बताया मैंने आरआरबीज, या वो एनबीएफसी देखने को मिलेगी, या वो एमएफआई होगी, सूक्ष्म वित्त संस्थान, या वो डेवलपमेंट बैंक्स होंगी, या इसके अलावा दोस्तों वो डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड या निश बैंक्स होंगी, राइट ना। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आज डिफरेंशिएटेड और निश बैंक्स की, ये देखो, ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ये बनाना नहीं है आपको, सिर्फ हेडिंग डालनी है डिफरेंशिएटेड बैंक्स। अब डिफरेंशिएटेड बैंक का कॉन्सेप्ट क्यों ओरिजिनेट हुआ और ऐसा क्यों आया, राइट नाउ। अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएटेड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेटेड क्यों हुआ और क्यों आया, राइट। तो सेंटेंसेस नहीं लिखे तो लिए हैं, ठीक है, वो मैं सेंटेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप उस समय उसे करेक्ट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, राइट ना। अगर हम बात करें, और मैं देख भी लूंगा क्या गलतियां हैं उसमें, शायद हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो, ध्यान नहीं दिया हो मैंने ना। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों डेवलपमेंट बैंक्स की, तो हेडिंग डालिए आप लोग डेवलपमेंट बैंक। अब ये डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है, या इन्हीं को हमने नाम दिया निश बैंक्स। चाहे आप डेवलपमेंट बैंक्स कह लो या इन्हीं को आप निश बैंक्स कह लो, हिंदी में कहते हैं विकास बैंक, विकास बैंक। अब ये विकास बैंक क्या है वो जरा ध्यान से समझना। विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक क्या होता है, देखो इतने सारे बैंक्स हमारे आरबीआई ने खोले, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, आरआरबीज हो, लेकिन दोस्तों एक समिति की रिपोर्ट आई, जिस समिति का नाम है, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, रिकमेंडेड बाय, रिकमेंडेड बाय, रिकमेंडेड बाय नचिकेत मोर समिति। दोस्तों एक नचिकेत मोर समिति भारत में बनाई गई, तो लिख सकते हैं इसकी सिफारिशें नचिकेत मोर समिति के द्वारा दी गई, इसकी सिफारिशें नचिकेत मोर समिति के द्वारा दी गई। दोस्तों ये समिति भारत सरकार ने 2013 में बनाई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट, इस समिति ने अपनी ये इस समय बनाई थी, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी भारत सरकार को, रिपोर्ट सबमिट करी भारत सरकार को 2014 में। दोस्तों जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट है, ये 2013-14 से हमारे भारत में शुरू होता है, राइट ना। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज थोड़ा सा मुझे टाइम और दो, मैं हो सकता है दूसरी फाइल अपलोड करूंगा, चिंता नहीं करो आप, राइट ना। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि हमारे भारत में जो डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया, जो हमारे भारत में विकास बैंक का कॉन्सेप्ट आया, ये आया 2013 में नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों द्वारा, और इस समिति ने सिफारिश दी 2014 में। मतलब 2014 से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल करंट का कॉन्सेप्ट है, और जो हमारे भारत में बिल्कुल नवीनतम, बिल्कुल नए तरीके की जो बैंक हैं, उन्हें हमने कहा स्मॉल, उन्हें हमने कहा डेवलपमेंट, उन्हें हमने कहा डिफरेंशिएटेड या निश बैंक, बिल्कुल नए तरीके का बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। आखिर ये नचिकेत मोर समिति ने इस बैंक की, डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में, या हम कहें सॉरी डिफरेंशिएट सॉरी 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 मुझे माफ करिएगा, दिस इज डिफरेंशिएटेड बैंक। तो इस नचिकेत मोर समिति ने जो डिफरेंशिएटेड बैंक के बारे में बात करी, वो क्यों करी, तो
तो हमारे भारत में नचिकेत मोर समिति इसलिए बनाई गई कि इसका उद्देश्य है, या डेवलपमेंट बैंक्स का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, तो इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन। दिस इज कॉल्ड वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये वित्तीय समावेशन क्या होता है, तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि हमारे देश के उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना जो लोग बैंकिंग सुविधाओं से लाइक लेस नहीं है। अगर हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बैंक में किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं है, जो हमारे बैंकिंग की मुख्य धारा से जुड़ा नहीं है, जो हमारे बैंकिंग की सुविधाएं जिसको आज तक कभी नहीं मिली, जिसने आज तक कभी बैंक के दर्शन नहीं किए, दोस्तों ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, हमारे देश में जो लाइक मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, जो हाशिए पर लोग रह रहे हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का बैंक में अकाउंट खोलना, ना कि सिर्फ अकाउंट खोलना बल्कि उन्हें अलग अलग बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करना, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि हमारे देश में जिन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिली हैं उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना कहलाता है वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से मतलब वित्तीय समावेशन में यह भी आता है कि जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं है उन क्षेत्रों में अगर हम बैंक खोलें, जैसे हम कहते हैं अनबैंक्ड एरियाज, बैंक रहित क्षेत्र, या दोस्तों अंडर बैंक्ड एरियाज, कम बैंकिंग शाखा वाले कोई क्षेत्र हैं। तो अगर मान लो कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बैंक नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब वहां पर बैंक नहीं होगी तो वहां के लोगों का बैंक में अकाउंट भी नहीं होगा, वहां के लोगों का कभी कोई सेविंग से कोई उद्देश्य नहीं होगा, कभी उनने बचत करना नहीं सीखी, दोस्तों उन्हें कभी कोई लोन फैसिलिटी, ऋण सुविधा नहीं मिली, राइट ना। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएटेड बैंक की, निश बैंक की। तो निश बैंक का जो सिद्धांत आया वो आया नचिकेत मोर समिति के द्वारा, और किस उद्देश्य से, वित्तीय समावेशन। तो हुआ कुछ यूं कि हमारे हिंदुस्तान में 2014 में हमने कुछ नए नए टाइप की हमारे हिंदुस्तान में बैंक्स देखी, और इस निश और या डिफरेंशिएटेड बैंक की कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों दो तरीके की बैंक्स बनाई गई भारत में। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्हें हम शॉर्ट में SFB भी कहते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और दूसरी पेमेंट बैंक। एक हमारे देश में आई लघु वित्त बैंक और दूसरी आई भुगतान बैंक। अब दोस्तों ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है और ये पेमेंट बैंक्स क्या है, तो आइए दोस्तों विभेदीकृत बैंक की बात करते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में जरा ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, हिंदी में क्या मैंने विकास ही लिख रखा था क्या, माफ करिएगा, कभी कभी ऐसा होता है जब विभेदीकृत बैंक, दोस्तों भावनाओं में बहने का अधिकार मुझे भी है, लड़का अभी भी जवान है, कम ऑन यस। दोस्तों अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएटेड विभेदीकृत, सॉरी आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके की बैंक हमारे हिंदुस्तान में आई। इन विभेदीकृत बैंक में एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक होता है पेमेंट बैंक। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए पेमेंट बैंक्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पेमेंट बैंक की कहानी, और पेमेंट बैंक के साथ देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, और सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। चलो तो हेडिंग लिख लो स्मॉल फाइनेंस बैंक, और मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए और मेरे साथ साथ सीखते जाइए। स्मॉल फाइनेंस बैंक हिंदी में कहते हैं लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर मैं सबसे पहली बात, अगर मुझसे कोई पूछे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, तो मैं कहूँगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब है कि वे बैंक हैं जो
हर बैंक से थोड़ी हटके हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया, देखो, डिफरेंशिएटेड नाम दिया गया, डिफरेंशिएटेड। या इसका निश नाम क्यों है मैं वो बताता हूं आपको, देखना एक लॉजिक देता हूं आपको, क्यों इसका नाम निश बैंक रखा। ये निश, हिंदी में भी इसे निश कहेंगे, क्यों इसे निश बैंक रखा। तो आखिर ये निश का नाम मतलब क्या है, जरा इस निश को समझो। अगर हम निश की बात करते हैं, राइट, तो दोस्तों मजाक के मूड में है क्या, नहीं नहीं वो गलती से लिख गया था भाई। देखिए अगर हम बात करें निश, तो निश शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक यूपीएससी की कोचिंग खोलता हूँ, मान लो एक यूपीएससी एग्जाम के लिए मैं एक कोचिंग को खोलता हूँ। तो जब मैं यूपीएससी एग्जाम के लिए जब कोचिंग को खोलूंगा, राइट, जब मैं यूपीएससी एग्जाम के लिए एक कोचिंग खोलूंगा, तो ये बताइए कि मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस होंगे, मेरे जो टारगेटेड ग्रुप होगा, लक्षित समूह, जिसको मैं अपनी कोचिंग में बुलाऊंगा, जिसके लिए मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, जिसके लिए मैं कोर्सेज रन करूंगा, वो कौन से लोग होंगे, वो लोग होंगे जो लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं। दोस्तों निश का मतलब होता है एक टारगेट ग्रुप को फोकस किया जाए। निश का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं बनाता हूं एक फुटबॉल, ऐसे एग्जांपल लो, मैं एक फुटबॉल बनाता हूं, राइट। अगर मैं फुटबॉल बनाता हूं और मुझे फुटबॉल को बेचनी है, तो मैं फुटबॉल की जो एडवर्टीजमेंट है, फुटबॉल के बारे में, मैं अपने फुटबॉल के बारे में फीचर्स, अपने फुटबॉल के बारे में जानकारी किन लोगों को दूंगा, जो लोग फुटबॉल प्लेयर हैं, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों जो मेरा निश होगा, निश मतलब टारगेटेड ग्रुप, निश मतलब लक्षित समूह, तो जो मेरा निश होगा, जो मेरा लक्षित समूह होगा, वो होगा दोस्तों फुटबॉल प्लेयर्स। इसी तरीके से मैंने इसका नाम जो दिया निश बैंक, वो निश बैंक का नाम क्यों दिया, देखो विभेदीकृत का तो मतलब समझ में आ गया, जो थोड़ा विभेद मतलब थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। इसी तरह से मैंने निश बैंक का नाम क्या दिया, निश बैंक का मतलब है दोस्तों वे बैंक जो किसी एक टारगेटेड ग्रुप के लिए बनाई गई, एक ऐसी बैंक जिनका उद्देश्य किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक निश्चित समूह को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। तो दोस्तों आइए उसी सिलसिले में इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग लिखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझे उम्मीद है दोस्तों, मुझे लग रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी क्या है वो नहीं पता चला, लेकिन ये समझ में आ गया कि ये विभेदीकृत और निश बैंक में कुछ नई चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगी, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये रखिएगा दिमाग में कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक डिफरेंशिएटेड बैंक होती हैं। दूसरी बात, इसका सिद्धांत नचिकेत मोर समिति ने दिया। तीसरी बात, वित्तीय समावेशन हेतु। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस जो आरबीआई ने दिया, वो क्या उद्देश्य है, उससे पहले आप ये समझो कि आरबीआई ने कहा सबसे पहला पॉइंट कि दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन, यह जमाओं को स्वीकार कर सकती हैं एवं ऋण प्रदान कर सकती हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स, आप पूरा लिखेंगे। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन, यह जमाओं को स्वीकार कर सकती हैं और ऋण प्रदान कर सकती हैं। चलो भैया, ये बात तो सबसे पहली समझ में आ गई कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई कहता है कि ये जमाओं को भी स्वीकार कर सकती हैं और ऋण प्रदान भी कर सकती हैं, राइट। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जिसमें डिमांड डिपॉजिट्स भी हैं और टाइम डिपॉजिट्स भी हैं। तो अगर हम एक्सेप्ट डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो ये डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स दोनों लेती हैं। यहाँ पर मांग जमाएं एवं सावधि जमाएं दोनों होती हैं। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स, यह मांग जमाएं एवं सावधि जमाएं दोनों लेती, दोनों स्वीकार करती हैं। तो चाहे आप मांग जमाएं बैंक में जमा करें इनमें, या आप एवं सावधि जमाएं। सावधि जमाएं क्या होता है दोस्तों, तो सावधि जमाओं का मतलब होता है जहां पर हम बात करते हैं एफडी और आरडी की। दोस्तों यहाँ पर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी सभी प्रकार के डिपॉजिट स्वीकार होते हैं, राइट ना। दोस्तों अगर बात करें तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्यों बनाई गई,
तो आरबीआई ने कहा कि ये वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे, तो पहला नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दे प्रोवाइड, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। यह, हिंदी में लिखो, यह फाइनेंशियल सर्विसेज, यह, राइट, यह या ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, लघु उद्यमी, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, हिंदी में मेरे मेरे से सुन सुन के लिखिए आप, लघु उद्यमी, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, लघु उद्यमी। दोस्तों अगर कोई छोटा व्यापारी है, लघु उद्यमी है, राइट, लघु उद्यमी के अलावा बात करें, कोई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, दोस्तों स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लघु एवं सीमांत किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लघु एवं सीमांत किसान। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ एक डेफिनेशन देता हूं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लघु एवं सीमांत किसान, हिंदी में लघु एवं लघु उद्यमी कौमा लघु एवं सीमांत किसान। दोस्तों लघु एवं सीमांत किसान वे किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर तक का एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि है 2 हेक्टेयर तक की, तो उसे हम कहते हैं लघु एवं सीमांत किसान, राइट। कॉमा माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, राइट, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, कॉमा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। दोस्तों अब देखिए, जैसे मैंने आज लिखा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, वैसी आपके दिमाग में, वैसी आपके दिमाग में जो मैंने कल पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन आई होगी। जैसे मैंने कहा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, राइट, ब्रॉड मनी लिक्विडिटी डिक्रीज ऑर्डर में जो एम का यूज है वो सर ऑड वाला है कि न्यू वाला? अब नया वाला है, पहले पुराना वाला था, केजीएस यूजर, राइट ना। दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात करी कि स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, तुरंत दिमाग में कल की क्लास क्लिक हुई होगी और ये टर्म अपने आप समझ में आ गया होगा कि अच्छा सूक्ष्म लघु उद्योग, कल बताया था दोस्तों, जिनका टर्नओवर आपको बताया था माइक्रो एंटरप्राइज 1 करोड़ तक निवेश, दोस्तों याद करो आप लोग, और वहां पर लाइक 10 करोड़ तक निवेश, और फिर मीडियम में 50 करोड़, सब आपको याद है, राइट। इसके अलावा दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अब मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास याद करो, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, बढ़िया से बता रखा है। तो दोस्तों लिख सकते हैं ये सूक्ष्म उद्यमी, लघु उद्यमी, कॉमा लघु एवं सीमांत किसान, कॉमा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, कॉमा असंगठित क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जो लघु वित्त बैंक हैं, इनका काम क्या है? तो इनका काम है कि ये जो मैंने जो ये लिखा है कि चाहे छोटा मोटा कोई उद्यमी हो, कोई माइक्रो स्मॉल फार्मर्स हो, है ना, लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो, गैर संगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को अगर वित्तीय सेवाएं लेनी है, इन लोगों को लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राप्त करनी है, तो उसे हम लोग कहते हैं, उसके लिए बनाया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। चलो दोस्तों ये बात समझ गए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट भी लेती हैं, लोन भी देती हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट दोनों लेती हैं, और ये किन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, थोड़ा सा आगे चलूं तो मैं आप लोगों को कुछ और बताऊंगा। अब थोड़ा डिटेल में चलेंगे, ध्यान से सुनना। अब आप इसके नीचे लिखते जाइए नेक्स्ट पॉइंट में इसी तरह से। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, लघु वित्त बैंक की बात करते हैं, तो आरबीआई ने क्या कहा वो समझना। आरबीआई ने कहा दे हैव टू फॉलो the guidelines of the guidelines of they have to follow the guidelines of CRR and SLR। दोस्तों इन्हें CRR एवं SLR के नियमों का पालन करना होता है। हिंदी में लिख सकते हैं, इन्हें CRR और SLR के नियमों का
पालन करना होता है। मतलब जो हमारी कमर्शियल बैंक्स, सीआरआर एनडीटीएल टोटल डिपॉजिट का थोड़ा सा हिस्सा आरबीआई, एसएलआर एनडीटीएल टोटल डिपॉजिट का थोड़ा हिस्सा अपने पास, राइट। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जैसे सीआरआर एसएलआर वाणिज्यिक बैंकों को मेंटेन करने हैं, सेम सीआरआर और एसएलआर का कॉन्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी होता है। जैसे हमारी कमर्शियल बैंक को 4.5% आरबीआई को देना होता है सीआरआर, 18% अपने पास करंट में जो है वो रखना होता है एसएलआर। सेम सीआरआर और एसएलआर का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। इसके अलावा अब मुझे जल्दी से आप लोग बताइए कि मैंने आपको क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट बताया था? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट बताया था? और अगर बताया था तो मुझे जल्दी से बताइए कि अगर बैंक्स जो हैं, बैंक जो हैं कमर्शियल बैंक, उन्हें अपने टोटल लोन का कितना प्रतिशत प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है? जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ, जो हमारी वाणिज्यिक बैंक हैं उन्हें अपने ऋण का कितने प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों में देना होता है? शाबाश, सबिता पाल ने सबसे पहले जवाब दिया, बहुत ही एक्सीलेंट, उम्दा। दोस्तों हर एक कमर्शियल बैंक, हर एक वाणिज्यिक बैंक को अपने ऋण का देखिए कौन ये कोई केजीएस यूजर है, कह रहा है नो सर, राइट, नहीं बताया इसके लिए। अबे गधे देख कमेंट्स आ रहे हैं तेरे नीचे। सुशील कुमार है एक, कह रहा नो सर। श्रवण मल्होत्रा है, कह रहा नहीं। अबे देख गधे कितने कमेंट्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं अगर बताया नहीं। इवन इनने तो परसेंट भी बता दिया, तू तो कह रहा कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया। बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो तुम, राइट, बहुत बढ़िया, शाबाश। रोना कुमार ने कहा कि 40% प्रायोरिटी सेक्टर्स को और 18% एग्रीकल्चर को, ऐसा कुछ बताया था दोस्तों। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या है कि दे हैव टू lend 75% टू द प्रायोरिटी सेक्टर lending, टू द प्रायोरिटी सेक्टर से लिख सकते हैं। ये अपने ऋण का 75% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान करते हैं, राइट। ये अपने ऋण का 75% हिंदी में लिखो, मैं बोल रहा हूं, दे हैव टू प्रोवाइड 75% ऑफ देयर लोन टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। पूरा लिखना इंग्लिश में भी, दे हैव टू लेंड 75% ऑफ लोन टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। दोस्तों इन्हें 75% अपने ऋण का प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देना अनिवार्य है। मैंने कहा हैव टू, अगर अंग्रेजी पढ़ी है आपने कभी तो हैव टू का मतलब है कंपल्शन, अनिवार्य है। दोस्तों आरबीआई कहता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाओ भाई साहब, लाइसेंस ले लो। चलो आपने लाइसेंस ले लिया, अब लाइसेंस लेने के बाद 2013-14 में लाइसेंस देना शुरू हुआ दोस्तों। तो अगर इनको लाइसेंस मिलने के बाद आरबीआई कहता है सुनो जी, आपको अपने टोटल लोन का 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। एक बात और सुनो, मैंने कहा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, लघु वित्त बैंक, वो जमाओं को भी स्वीकार करती हैं, वो ऋण प्रदान भी करती हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आरबीआई क्या कहता है वो समझना। आरबीआई कहता है कि इन्हें अपने टोटल ऋण का एटलीस्ट 50%, बहुत ध्यान सुनना, बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं मैं, कि इन्हें अपने टोटल ऋण का 50% देना है अप टू 25 लाख। समझना क्या कहा मैंने? मतलब पहले तो ये समझो कि ये अधिक से अधिक किसी एक ग्राहक को मैक्सिमम लोन, समझना मैक्सिमम लोन जो ये किसी ग्राहक को अधिक से अधिक लोन, मतलब अधिक से अधिक ऋण, यदि ये किसी ग्राहक को अधिक से अधिक ऋण, तो ये किसी ग्राहक को अधिक से अधिक ऋण मतलब मैक्सिमम लोन जो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं दोस्तों कितना, अधिक से अधिक ऋण प्रोवाइड कर सकते हैं ये ₹25 लाख। और वो भी जो ₹25 लाख, और जो ये 25 लाख का ऋण दे रहे हैं, 25 लाख का ऋण दे रहे हैं, और उसमें भी कहा आरबीआई ने एक और कंडीशन जोड़ दी। थोड़ी गंभीरता से समझो, टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक है। कहा कि भैया कि आप किसी एक ग्राहक को अधिक से अधिक 25 लाख तक का लोन दे सकते हैं, और तो और ये कहा कि कम से कम आपको अपने टोटल ऋणों का 50% 25 लाख के फॉर्म में लोगों को देना है। मतलब समझना कि अगर मान लो इस बैंक ने
100 लोगों को लोन दिया, सुनना, इस बैंक ने 100 लोगों को लोन दिया, अगर उन 100 लोगों को लोन देती है तो कम से कम 50 लोगों को 25 लाख तक का लोन दे। बोलो जय हो, कॉन्सेप्ट समझ गए दोस्तों। दिस इज कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब ये अधिक से अधिक किसी एक ग्राहक को कितना दे सकती है, 25 लाख। और इसने जितने भी ग्राहकों को ऋण दिया, तो जितने भी ग्राहकों को ऋण दिया उनमें उनमें से आधे 50% ग्राहकों को कम से कम ये 25 लाख का ऋण देना ही पड़ेगा, राइट ना। तो दोस्तों क्या समझ में आया कि नहीं? तो क्या समझ में आया? ओके कोई बात नहीं, इनने का प्रायोरिटी सेक्टर्स हिंदी में बोले होते तो हम समझ गए होते, कोई बात नहीं बेटा, प्राथमिकता वाले क्षेत्र ना। इतनी बात समझ में आया। अब हम आगे बात करें तो बहुत छोटी सी बात यह है कि आरबीआई ने कहा कि भैया एक काम करोगे कि तुम लोग जो अपनी ब्रांचेस खोलोगे, इनकी जो ब्रांचेस होंगी, इन बैंक्स की जो शाखाएं होंगी वो अनबैंक्ड एरियाज में होंगी। अनबैंक्ड, हाँ, इनकी जो शाखाएं हैं वो कम से कम इनकी 25% शाखाएं, 25% जो ब्रांचेस हैं वो अनबैंक्ड एरियाज में होंगी। मतलब समझो कि इनकी जो 25% शाखाएं हैं वो अनबैंक्ड एरियाज में होंगी, बैंक रहित क्षेत्रों में होंगी। कहा कि भैया देखो ऐसा है कि आप 25% अपनी शाखाएं बैंक रहित क्षेत्रों में खोलिए। मतलब या तो बैंक रहित कह लो या आप ऐसे कह सकते हो कि अंडर बैंक्ड एरियाज। अंडर बैंक्ड का मतलब है कि कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्र। मतलब या तो आप अंडर बैंक्ड कह लो, अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड भी लिख सकते हैं, एंड अंडर बैंक्ड, अंडर बैंक्ड। तो अंडर बैंक्ड का मतलब है अंडर बैंक्ड एरियाज। अंडर बैंक्ड एरियाज का मतलब है कम बैंक वाले क्षेत्र, कम बैंक वाले क्षेत्र। दोस्तों अंडर बैंक्ड, कम बैंक वाले क्षेत्र। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों कहा कि भैया देखो ऐसा है, अगर तुमने 100 शाखाएं खोली हैं तो 100 में से कम 25 शाखाएं तुम्हारी बैंक रहित क्षेत्र में या कम बैंक वाले क्षेत्रों में होना चाहिए, राइट ना। अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे वही 2013-12 की बात चल रही है, तो 2013 में हुआ कुछ यूं कि 2013 में आरबीआई ने कहा, जरा ध्यान समझना, 2013 में कहा आरबीआई ने आ जाओ भैया, कौन कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेना चाहता है। आप समझना, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस आप दिमाग में वैसे ही रखना, किस किस को मिल सकता है, या तो वो कोई एमएफआई हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, वो कोई एनबीएफसी हो, वो कोई लोकल एरिया बैंक हो, राइट, या पेमेंट बैंक हो जो मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों इन सबको सूक्ष्म वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, लोकल एरिया बैंक्स और भुगतान बैंक्स, पेमेंट बैंक क्या होता है बताऊंगा, पेमेंट बैंक। दोस्तों ये लोग एलिजिबल हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए। चलो ठीक है। तो दोस्तों अब कहा कि भैया देखो ऐसा है, हमने तुम्हें लाइसेंस दे दिया। तो हुआ क्या कि 2013 की बात कर रहा हूं मैं, 2013 में कुल 72 कंपनियों ने दोस्तों अप्लाई किया था कि आरबीआई मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहती हूं या मैं बनना चाहता हूं। उन 72 में से आरबीआई ने तमाम सारी बैंकों को, और अगर हम आज वर्तमान में बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, राइट। तो हमारे भारत में जो टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, तो करंटली हमारे भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक कितनी है, तो वर्तमान में भारत में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो हैं 12। तो 12 भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इन 12 में से भी आप याद करो दोस्तों, कल मैंने एक पॉइंट छोड़ा था सस्पेंस तक के लिए, मैंने कहा था कल आपको 4 लोकल एरिया बैंक बताई थी, कोस्टल लोकल एरिया बैंक, समृद्धि लोकल एरिया बैंक, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों, राइट, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। ये जो 4 लोकल एरिया बैंक थी, इनमें से जो एक कैपिटल लोकल एरिया बैंक है वो भारत की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट। तो मतलब 12, उस समय आरबीआई ने तमाम सारी कंपनीज को लाइसेंस दिया, तो वर्तमान में 12 है। तो 12 में से जो सबसे भारत की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप लोग लिख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियाज फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत की पहली
स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक दोस्तों, कैपिटल कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद करो मैंने बताया जालंधर पंजाब में है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो ये हमारे भारत की पहली, पेपर में सवाल आ रखा है ये, तो ये भारत की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे हमने कहा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे लास्ट में दोस्तों, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको, मतलब अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि कोई भी एमएफआई हो, सूक्ष्म वित्त संस्थान हो, कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हो, कोई भी हमारे देश में लाइक एमएफआई हो, एनबीएफसी हो, या मैंने कहा कोई भी पेमेंट बैंक हो, भुगतान बैंक हो, होता क्या है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी सूक्ष्म वित्त संस्थान है, कोई भी एनबीएफसी है, ये सब एलिजिबल हैं किसके लिए दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए, ऐसा बताया मैंने आपको, राइट। या मैंने कहा कोई भी लाइक लोकल एरिया बैंक्स हो दोस्तों, ये सब लाइसेंस ले सकती हैं। लेकिन आरबीआई ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, अगर तुम्हें लाइसेंस चाहिए तो मिनिमम कैपिटल आप लिखिए, न्यूनतम पूंजी, कैपिटल अकेला नहीं, बस मिनिमम कैपिटल, मिनिमम कैपिटल ₹100 करोड़। आरबीआई ने कहा कम से कम आपके पास 100 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि एक अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक का लाइसेंस चाहिए है, सर एक डाउट प्लीज बता दीजिए, क्या प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक ग्रामीण एक ही है या अलग अलग है? नहीं, प्रथमा ग्रामीण बैंक है, प्रथमा का मुझे नहीं पता कौन सी है, राइट। प्रथमा कुछ भी नहीं है, आशीष कुशवाहा, प्रथमा ग्रामीण बैंक है ना। दोस्तों आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, एक प्राइवेट बैंक के लाइसेंस के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होती है, जल्दी बताओ, जल्दी। एक प्राइवेट, मैंने आपको बताया था, आपकी कॉपी, यस कॉपी में नहीं लिखा लेकिन बताया था, देखिए जय हिंद यादव, हिमांशु यादव, अनुपमा, एकता तिवारी, नहीं नहीं, अरे मैक्सिमम मिनिमम का कुछ नहीं है, सिर्फ कितनी कैपिटल चाहिए, मिनिमम ही है वो। आलोक, इतने सारे बच्चे, अभिषेक गिरी, प्रीति कुमारी, शाबाश दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि अगर प्राइवेट बैंक का लाइसेंस चाहिए तो कितना चाहिए, 500 करोड़। सिमिलरली आप याद रखिए, अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए तो आपके पास कितना होना चाहिए, 100 करोड़। दैट्स इट, राइट। चलिए दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक चूंकि एक नया टॉपिक है तो फिर से समझा देते हैं। 2013 में हमारे भारत में नचिकेत मोर समिति का गठन हुआ, उसने 2014 में अपनी सिफारिशें दी, और नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के बाद भारत में डिफरेंशिएटेड बैंक या विभेदीकृत बैंक या निश बैंक, बोले तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक का सिद्धांत आया। तो लघु वित्त बैंक हो या भुगतान बैंक हो, इनको क्यों बनाया गया, इनको बनाया गया वित्तीय समावेशन के लिए। चलो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो लघु वित्त बैंक है ये क्या, ये लोगों की जमाओं को भी स्वीकार करती है, लोगों को ऋण भी प्रदान करती है। ये लोगों के डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, समय जमाएं, सावधि जमाएं, एफडी, आरडी और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब जमा करती हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो, स्मॉल फाइनेंस बैंक के मिनिमम कैपिटल की जरूरत होती है, वो होती है 100 करोड़ रुपए चाहिए। और कौन कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ले सकता है दोस्तों, कोई भी सूक्ष्म वित्त संस्थान, एनबीएफसी, कोई भी लोकल एरिया बैंक, कोई भी भुगतान बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऋण ले सकता है, का लाइसेंस ले सकता है। वर्तमान में भारत में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पहली भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जालंधर पंजाब से शुरू होती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को सीआरआर और एसएलआर जैसे नॉर्म्स को भी फॉलो करना होता है, और अपने टोटल लोन का कम से कम 50% हिस्सा 25 लाख रुपए देना होता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी एक ग्राहक को अधिक से अधिक 25 लाख तक का ऋण दे सकती है। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स हैं, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के को संबंधी ऋण देने के जो नियम है, उनमें जैसे हमारी वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% अपने लोन का प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, इन्हें अपने लोन का 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है। दैट्स इट, राइट नाउ दोस्तों। अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं, पेमेंट बैंक। दोस्तों पेमेंट बैंक, तो ये जो पेमेंट बैंक है इसका कॉन्सेप्ट भी नचिकेत मोर समिति ने दिया, हिंदी में भुगतान बैंक। इसका कॉन्सेप्ट भी नचिकेत मोर समिति ने दिया, और ये भी, इसका उद्देश्य भी क्या है, तो इसका उद्देश्य है लाइक वित्तीय समावेशन। इसका उद्देश्य भी क्या है, वित्तीय समावेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें बिल्कुल आपके हृदय और मन तक और दिमाग तक पहुंच चुकी हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं पेमेंट बैंक्स की। पेमेंट बैंक्स, बस इतना याद रखना, थोड़ी सी लो ग्रेडेड है स्मॉल फाइनेंस बैंक से। लो ग्रेडेड क्यों है, तो लो ग्रेडेड इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप लिख सकते हैं यह जमाओं को
स्वीकार कर सकते हैं, ये जमाओं को स्वीकार कर सकती हैं, यह जमाओं को स्वीकार कर सकती हैं। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कर सकती हैं, लेकिन ये ऋण नहीं दे सकती हैं, नहीं दे सकती हैं दोस्तों, नहीं दे सकती हैं। तो अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं या पेमेंट बैंक हैं, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट एडवांसिंग लोन इज नॉट अलाउड, बट दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट बट दे कांट एडवांस लोन। ऐसे लिखिए आप पहली लाइन इंग्लिश में, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट बट दे कांट एडवांस लोन। और तो और दोस्तों, ये जो डिपॉजिट करती हैं इनमें भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, दे कैन नॉट एक्सेप्ट, ये समय जमाएं या सावधि जमाओं, ये सावधि जमाओं को स्वीकार नहीं करती हैं, जमाओं को स्वीकार नहीं करती हैं। दे कैन नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, राइट, करती हैं। और तो और दोस्तों, इसमें एन ब्रैकेट में लिख सकते हैं एनआरआई, एनआरआई के जमाएं भी स्वीकार नहीं करती हैं। दोस्तों इस पॉइंट को समझना, स्वीकार नहीं करती हैं, इस पॉइंट को समझना जरा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना। दोस्तों ये पॉइंट क्या कह रहा है, इंग्लिश में लिखिए, दे कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स, दे कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट्स, एंड दे मतलब एनआरआई डिपॉजिट्स कैन ऑल्सो बी नॉट एक्सेप्टेड, ऐसे लिख सकते हैं, या कैन नॉट ब्रैकेट में कैन नॉट एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट्स। बात समझना मेरी बहुत बढ़िया से। मैंने ऊपर वाले पॉइंट में कहा कि जो पेमेंट बैंक हैं, मैंने कहा पेमेंट बैंक हैं वो डिपॉजिट लेती हैं, ऋण नहीं देती, ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा डिपॉजिट तो लेती हैं लेकिन सिर्फ सेविंग अकाउंट। यहां पर दोस्तों पेमेंट बैंक में एफडी आरडी भी नहीं हो सकता है, और ऋण तो ये दे ही नहीं सकती, सिर्फ ये डिपॉजिट लेती है। इनका उद्देश्य क्या है वो समझना, तो इनका उद्देश्य है कि लोगों को बैंकिंग सुविधा के बारे में अवेयर करना, इनका उद्देश्य है कि लोगों की बचत को बढ़ाना, लोगों की सेविंग्स हैबिट डेवलप करना। दोस्तों ये इनका उद्देश्य है। अब ये करती क्या क्या है, करती क्या क्या है, तो दोस्तों ये वित्तीय सहायता किस किस को प्रदान करती है, तो लिख सकते हैं दे प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, यह निम्नलिखित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, यह निम्नलिखित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, राइट। अगर हम बात करें तो ये वित्तीय सहायता जो प्रदान करती हैं वो किन किन लोगों को करती हैं, जरा वो समझना, किन किन लोगों को करती हैं वो समझिए। दोस्तों जैसे मैंने पीछे बताया कि हमारे देश में जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, है ना, और हमने कहा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उन लोगों को देती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो पेमेंट बैंक हैं वो किन्हें किन्हें देती हैं, तो ऐसे दोस्तों स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इसी में आ जाएगा, यहाँ पे ए करके लिख सकते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, लघु उद्यमी। दोस्तों अगर कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, लाइक लघु उद्यमी है, हिंदी में लिख लीजिए लघु उद्यमी। अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसका इनकम आई, उसे सेव करना चाहता है तो वो पेमेंट बैंक में सेव कर दे। दोस्तों बी माइग्रेंट लेबरर्स जो हो गए, माइग्रेंट लेबरर्स, प्रवासी श्रमिक, माइग्रेंट लेबरर्स, प्रवासी श्रमिक। लिखिए आप हिंदी में माइग्रेंट मतलब प्रवासी, प्रवासी श्रमिक। मान लो कोई यूपी बिहार का बंदा है दोस्तों, और वो दिल्ली आया, वो बेंगलुरु गया, मुंबई गया काम करने, दोस्तों वो उसे कहते हैं माइग्रेंट लेबरर्स, राइट। ये तो जानते ही हैं प्रवासी श्रमिक, तो अगर नहीं जानते तो अभी सुन लो। तो भैया अगर कोई मान लो कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में लाइक माइग्रेट कर रहा है और वो दूसरे राज्य में है और वहाँ पे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है, राइट। जैसे दिल्ली में लोग आते हैं, यहाँ काम करते हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इन लोगों का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो इनकी कोई सेविंग नहीं है, तो ये अपना पैसा पेमेंट बैंक में जमा कर सकती है। ये अपना पैसा, ये आप लिख सकते हैं सी
लो इनकम ग्रुप, न्यून आय वाले लोग लो इनकम ग्रुप, या निम्न आय समूह लो इनकम ग्रुप, निम्न आय समूह, निम्न आय समूह। तो दोस्तों हमारे देश में जो निम्न आय समूह है, जो लो इनकम ग्रुप है, निम्न आय समूह लो इनकम ग्रुप, भाई जो छोटे मोटे इनकम वाले लोग हैं उन लोगों को सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरबीआई ने पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट शुरू किया। राइट ना, अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो बैंक है वो जो पेमेंट बैंक है वो कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं, ये तो समझ में आ गया कि पेमेंट बैंक किसे किसे सेवाएं देती हैं। तो नेक्स्ट लिखो, तो दे प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं ये निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं, तो हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं दे प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज, दे प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं, अगर इसकी बात करें तो ये कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं, तो ये क्या करती हैं, लोगों को सेविंग्स में मदद करती हैं, प्रोवाइड लाइक हेल्प्स इन सेविंग, हेल्प्स इन सेविंग्स, लोगों की बचत में मदद करती हैं, बचत में मदद करती हैं, बचत में मदद। मान लो हमारे हिंदुस्तान में हमारे दिल्ली में कोई एक बंदा आया, हमारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कहीं से भी दोस्तों आया और वो यहाँ रिक्शा पुलर है ना, यहाँ पे वो रिक्शा वाला है। अब उसने रोज पैसा कमा रहा है, पैसा जमा कहाँ करे दोस्तों, वो यहाँ पे कर सकता है। तो ये यहाँ पे सेविंग फैसिलिटीज देती हैं, मतलब मेरा मतलब है सेविंग फैसिलिटीज, बचत की सुविधाएं देती हैं। और क्या देती हैं, रेमिटेंस सर्विसेज देती हैं दोस्तों, रेमिटेंस सर्विसेज भी हैं, प्रेषण सुविधाएं, रेमिटेंस सर्विसेज हिंदी में कहेंगे प्रेषण सुविधाएं। प्रेषण सुविधाओं का मतलब है, प्रेषण सुविधाओं का मतलब है रेमिटेंस सर्विसेज, प्रेषण सुविधाओं। रेमिटेंस सर्विसेज का मतलब होता है कि सुविधा, नाउ रेमिटेंस का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान फंड को ट्रांसफर करना, मतलब एक जगह है बी और एक जगह है ए और बी, मतलब आप समझिए भाई वो बंदा दिल्ली में रहता है, उसके गांव वाले कहीं और हैं, तो उसने यहाँ पैसा कमाया, अपने घर वालों को उसे पैसा भेजना है। रेमिटेंस का मतलब है ट्रांसफरिंग अमाउंट। तो जब भी हम बात करेंगे ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इकोनॉमिक्स में टर्म यूज किया जाता है रेमिटेंस। अगर हम बात करेंगे मुद्रा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान, तो हम कहते हैं प्रेषण, दैट इज रेमिटेंस। राइट, इसके अलावा ये इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी देती हैं, राइट, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं भी देती हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग। राइट, अब देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में छोटा सा अंतर और बता दूं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनमें ब्रिक्स एंड मोटर ब्रांचेस भी हैं उनकी। अब आप सोचोगे गुरुजी ये कौन सी भाषा बोल दी, ब्रिक्स एंड मोटर ब्रांचेस। ब्रिक्स एंड मोटर ब्रांचेस का मतलब है ईंट गारा से बनी हुई शाखाएं, जैसे मेरा घर, ये दीवाल है, घर है, कमरा है। दोस्तों जो पेमेंट बैंक्स हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हमने पहले पढ़ा, लघु वित्त बैंक, उनकी जो शाखाएं भी होती हैं, आप उनमें जाके विजिट कर सकते हैं, अपने बैंकिंग के काम कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक की कोई शाखाएं नहीं होती, ये आमतौर पर जनरली मोबाइल बैंकिंग के द्वारा चल रही हैं, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा चल रही हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पेमेंट बैंक्स। राइट, तो पेमेंट बैंक्स, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हों। अगर इसके अलावा मैं थोड़ा और अंदर घुसूं, जैसे मैंने स्मॉल बैंक के लाइसेंस के लिए बोला ₹200 करोड़ चाहिए, ₹200 करोड़ चाहिए। यहाँ पे आप नेक्स्ट अलग, ये तो हो गया अलग पॉइंट। तो यहाँ पर जो मिनिमम कैपिटल की जरूरत है, हिंदी में न्यूनतम पूंजी, यहाँ पर अगर किसी को पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेना है तो उसको कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़। और दोस्तों पेमेंट बैंक का लाइसेंस कोई भी ले सकता है, कोई भी, मान लो एक ग्रोसरी चेन स्टोर है, जैसे आपने सुना होगा लाइक OTP, पता नहीं बहुत सारे हैं, लाइक ब्लिंकिट, आपने सुना होगा ब्लिंकिट, है ना। तो कोई भी ले सकता है। अगर मैं कहूं कि एक कोई बंदा है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, या मैं, अगर मेरे पास 100 करोड़ आए तो मैं आरबीआई से पेमेंट बैंक का लाइसेंस ले सकता हूं। लेकिन स्मॉल बैंक में MFI हो, NBFC हो, लोकल एरिया बैंक हो, सिर्फ वही लोग लोन ले सकते हैं, वही लोग लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैन बी टेकन बाय एनीवन,
राइट। सो दिस इज कॉल्ड द पेमेंट बैंक्स, राइट। और याद रखना दोस्तों, एक बढ़िया सी बात आप लोगों को बताते हैं और आनंद आएगा आप लोगों को। मैंने आपसे कहा कि भैया पेमेंट बैंक सिर्फ डिपॉजिट लेती हैं, ऋण नहीं देती हैं। मैंने कहा ऋण नहीं दे सकती हैं, तो ये कभी ऋण नहीं दे सकती हैं। तो मान लो एक कंपनी है, उसे पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया। एक कंपनी है जिसे पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया, राइट। और उस कंपनी से आरबीआई ने कहा सुनो जी, आप पेमेंट बैंक हो, आप किसी को लोन नहीं दे सकते, आप किसी को लोन नहीं दे सकते, राइट। सर आपने तो लघु विकास बैंक में भी न्यूनतम 100 करोड़ ही बता, प्लीज देख लीजिए, 100 करोड़ बताया है क्या? रुक जाओ मैं भी देख लेता हूँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओहो 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 ओहो, थोड़ा सा मुझे लग रहा दिमाग आज कहीं और है। ₹200 करोड़, हाथ जोड़ के माफी, प्लीज उसे सही कर लो। 200 करोड़, राइट। याद रखना, बोलूंगा हमेशा सही, लिखूंगा कभी कभार दाएं बाएं हो जाता है, राइट। 200 करोड़ कर लो, हाथ जोड़कर माफी, आपकी कॉपी में कटिंग हुई उसके लिए हृदय से माफी, मुझे माफ करिए। तो कहीं और शायद कुछ और दिमाग में उस समय चल रहा होगा, तो बहुत 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 लाइक माफ करिए मुझे दोस्तों। 200 करोड़, राइट। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो बढ़िया सी बात समझना हमारी, राइट। तो हमारी बात समझना है, मैंने आप लोगों से कहा एक पॉइंट समझो बढ़िया सा। मैंने आप लोगों से कहा कि भैया मान लो एबीसी कंपनी है, एक एबीसी कंपनी, राइट। तो एबीसी कंपनी है और उस कंपनी को उस कंपनी को आ, उस कंपनी को आ, उस कंपनी की अगर हम बात, बस अब आप लोग कमेंट मत करो, ठीक है। अगर उस कंपनी को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया और पेमेंट बैंक से कहा ओके राहुल बताते हैं, पेमेंट बैंक से कहा कि भैया देखो एक काम करो, सर आज मैम ने तारीफ नहीं की इसलिए डिस्टर्ब हो, सोम मिश्रा, नहीं नहीं नहीं, मैम अभी है नहीं, मैम हमारी माता श्री के साथ अभी अस्पताल में गई हैं, सवेरे सवेरे हम उन्हें छोड़कर आए, और वो बहुत सारे रूटीन चेकअप होते ना, क्योंकि दोस्तों मार्च बिगिनिंग में एक नया ऑफ स्प्रिंग इस धरती पे जन्म लेने वाला है, राइट। तो बस रूटीन चेकअप के लिए वो उन्हें बहुत सारे कुछ अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह करवाने थे, तो वहाँ गई हैं मैडम, है ना। तो फिर सवेरे सवेरे उठा, पहले उन्हें छोड़ कर आ गया अस्पताल, राइट। और फिर आया, फिर आप लोगों से पढ़ा रहा हूँ। तो हालांकि वो कोई दिमाग में नहीं है, लेकिन ऐसे ही, तो मैडम अभी है नहीं, राइट। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो आपने इतने दिनों में ये तो समझ लिया होगा कि गुरु जी का हृदय बिल्कुल साफ है। दोस्तों जब आप ऑफलाइन में आएंगे तो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि जो मेरे पेट में रहता है वो गले के द्वारा ऐसे मुंह से निकल ही जाता है, राइट। तो बिल्कुल सा हृदय से ईमानदार रहो, जीवन में हार्ड वर्किंग रहो, ईमानदारी में कभी कोई कसर मत छोड़ो, राइट। तो ऑलवेज बी वेरी ट्रुथफुल, वेरी ईमानदार। चलो भैया वो बातें बाद में, फिलोसफी, पहले इस पॉइंट को समझो जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था। जैसे थैंक यू सो मच एवरीवन, राइट। जैसे मैं आप लोगों से जो कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पेमेंट बैंक्स हैं, जो भुगतान बैंक्स हैं, तो पेमेंट बैंक में मैंने कहा कि भैया ये लोन नहीं दे सकती, लोन नहीं दे सकती, राइट। तो जरा ध्यान समझना, तो लोन नहीं दे सकती, तो अब कोई एक पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिल जाए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए सब लोग, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, राइट। तो अगर हम बात करें पेमेंट बैंक, तो जो पेमेंट बैंक्स हैं, तो नहीं 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 यार सुष्मिता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मत तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कहो। दोस्तों अगर हम बात करें जो पेमेंट बैंक्स हैं, तो जो पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिल गया और कहा कि भैया तुम डिपॉजिट लो, लोन मत दो। अब पेमेंट बैंक क्या करे, सुनना, पेमेंट बैंक अपने नीचे एक सब्सिडरी बना ले और वो सब्सिडरी एनबीएफसी बना दे। देखना, पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिला, अब पेमेंट बैंक अपनी एनबीएफसी के रूप में एक सब्सिडरी बना दे, कहा भैया मैं लोन नहीं दे रहा, तुम लोन दो। दोस्तों आरबीआई ने कहा यू कांट सेट अप एनबीएफसी टू प्रोवाइड लोन, मतलब एज अ सब्सिडरी, मतलब कहा कि भुगतान बैंक अपनी सब्सिडरी के रूप में एनबीएफसी भी नहीं खोल सकती हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? कमेंट करो, मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा था, थोड़ा आपको समझाना चाह रहा था क्या, कि
जो पेमेंट बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक से कहा कि आप लोन मत दो, लेकिन मान लो एक कोई कंपनी है ABC, इससे कहा कि भैया तुम पेमेंट बैंक हो, लोन नहीं दे सकते। इसने अपनी एक सब्सिडरी खोल ली और वो बना दी NBFC, मतलब NBFC के रूप में एक सब्सिडरी खोल ली, राइट, और कहा कि भैया मैं लोन नहीं दूंगी, तुम लोन दो। तो दोस्तों ये भी नहीं कर सकता है। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए, तो आप लोग लिख लो, दे आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट NBFC बिजनेस एज सब्सिडरी। देख सकते हैं, दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट NBFC as its as their subsidiary, as their subsidiary। यह अपने सब्सिडरी, यह अपने सब्सिडरी, ब्रैकेट में लिख लेना सहायक निकाय, यह अपने सब्सिडरी, ब्रैकेट में लिख लेना सहायक निकाय के रूप में, यह अपने सब्सिडरी, ब्रैकेट में लिख लेना सहायक निकाय के रूप में NBFC का कार्य नहीं कर सकती हैं, NBFC का कार्य नहीं कर सकती हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है आप लोग बात समझ गए हैं, आप लोग बात समझ गए हैं, है ना। चलो, दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो NBFC एन ये जो दे आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट NBFC एज देयर सब्सिडरी, यह NBFC के रूप में अपनी सब्सिडरी सहायक कंपनी नहीं खोल सकती हैं, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, 72 कंपनियों ने अप्लाई किया था, उनमें से 12 को लाइसेंस मिला। ठीक इसी तरीके से 2014 की बात अगर मैं बताऊं तो 2014 के लमसम में हमारे हिंदुस्तान में 41 कंपनियों ने RBI के पास लाइसेंस दिया कि भैया एक काम करो, हमें पेमेंट बैंक बना दो। तो उन 41 कंपनियों में से RBI ने कुल 11 कंपनियों को लाइसेंस दिया था। उनमें बहुत सारी ने अपना लाइसेंस वापस ले लिया, कहा भैया हमसे नहीं हो पाएगा। और वर्तमान में हमारे भारत में 6 पेमेंट बैंक्स हैं, राइट। तो लिख सकते हैं करंटली 6 पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। तो वर्तमान में भारत में 6 भुगतान बैंक्स हैं, वर्तमान में भारत में 6 भुगतान बैंक्स हैं। अगर इन 6 भुगतान बैंक्स की बात करें तो एक है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरी है पेटीएम पेमेंट बैंक, आप में से कई बार आप लोगों ने सुना होगा, तीसरी है फीनो पेमेंट बैंक, चौथी है दोस्तों जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पांचवी है NSDL पेमेंट बैंक। NSDL याद करो, मैंने आपको बताया था NSDL CDSL 2 डिपॉजिटरी हैं भारत में। इसी के अलावा छठवीं है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जो हमारा पोस्ट ऑफिसेस हैं भारत के, लगभग जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं, उनको पेमेंट बैंक का दर्जा मिल गया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने नाम सुना होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो दोस्तों आपने आज तक सुने होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, और ये भारत की पहली पेमेंट बैंक है, फर्स्ट पेमेंट बैंक, ये भारत की पहली पेमेंट बैंक है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में इस समय वर्तमान में टोटल 6 पेमेंट बैंक्स काम कर रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड द पेमेंट बैंक्स। ईमानदारी से बताइए दोस्तों, क्या सब लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के इस कॉन्सेप्ट में आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई या नहीं? बहुत बढ़िया ज्ञान मिला कि नहीं? तो आप किसी के सामने बता सकते हो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है और पेमेंट बैंक्स क्या है? तो हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, राइट। नाउ दोस्तों अरुण यादव कह रहे हैं जय हो गुरुदेव, मेरा जवाब मिल गया। आप पेशेंस रखिए, अगर मैंने आपका कोई कमेंट नहीं लिया है तो वो आने वाला है या वो किसी और क्लास में आ जाए। हाँ, अगर किसी और क्लास में आएगा तो मैं बोल दूंगा उसी समय, अगर आने वाला है तो मैं नहीं बोलूंगा, बस चुपचाप रहता हूँ, और जब वो आ जाएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे वाह मेरा जवाब मिल गया। तो दोस्तों और कमेंट्स और आपके डाउट्स 100% सॉल्व होंगे दोस्तों,
यू गाइस कैन आस्क एनी क्वेश्चन, वो मैंने अपने शुरुआती लेक्चर्स में कहा था। और तो और आपसे ये भी कहा था कि आप कहीं और से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, जो मैं टॉपिक ए पढ़ा रहा हूं आप सी डी जेड वाले टॉपिक से पूछिए। हाँ, एनआरआई वाला पॉइंट कुछ भी नहीं है, एनआरआई वाला पॉइंट इतना ही है कि ये सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स जो भारत के निवासी हैं सिर्फ उनका पैसा जमा करती हैं पेमेंट बैंक। राहुल, एनआरआई का पैसा जमा नहीं करती हैं। अब ये मत पूछना गुरुजी एनआरआई क्या होता है ये भी बता दो, ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो एनआरआई क्या होता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो जाके पढ़ लो थोड़ा सा, राइट। अब मैं आपको घर के लिए एक टर्म दे रहा हूं, ऑन टैप लाइसेंसिंग। पढ़ना दोस्तों, एक अच्छा ज्ञान मिलेगा। ऑन टैप लाइसेंसिंग बाय आरबीआई, पढ़ना। आरबीआई द्वारा ऑन टैप लाइसेंसिंग, पढ़ना। ऑन टैप लाइसेंसिंग बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा ऑन टैप लाइसेंसिंग, राइट। नाउ दोस्तों चलते हैं और बात करते हैं अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं और आप लोगों को आनंद भी आ गया होगा। जब भी बात होगी बैंक्स तो आपके दिमाग में आएगा सरकारी बैंक, प्राइवेट इंडियन, प्राइवेट फॉरेन, आरआरबी हो गया। देन एनबीएफसी बहुत अच्छे से पता है, एमएफआई बहुत अच्छे से पता है। और हाँ, इसी बैंक्स में कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ गई, सहकारी बैंक भी आ गई दोस्तों। डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक आप जानते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएटेड बैंक आप समझ गए। हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों आज के बाद आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे आप समझ जाएंगे गुरुजी ने बताया था, राइट। गूगल प्ले नहीं है दीपू, सवाल तो ढंग से पूछ ले यार। गूगल पे है, तो गूगल पे एक यूपीआई ऐप है, राइट, गूगल पे। और वहां पर भी मैं तुरंत आ गया। कैसे आ गया देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वहीं पर मैं तुरंत आ गया। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, आप कब कितना क्या सोचेंगे ये सब मेरी स्लाइड्स में पहले से ही तय होता है, राइट। तो गूगल प्ले नहीं है गधे, दीपू गूगल पे बोल ले यार, जी पे बोल ले, और अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड आजकल यूज करते हैं। कह रहा गूगल प्ले, राइट। तो गूगल पे क्या है ये बताते हैं थोड़ी देर बाद। तो मुझे लग रहा है दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है अजरुद्दीन, राइट। क्या इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, क्या इतनी बात सारे लोग समझ गए और बहुत बढ़िया से समझ गए या नहीं? क्या इतनी बात सभी लोग समझ गए? कमेंट करिए अपनी। राइट। तो एक जना पूछ रहा है शॉर्ट सेलिंग क्या है। तो जो शॉर्ट सेलिंग है वो एक शेयर बाजार का एक शब्द है। शॉर्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक इन्वेस्टर है, कोई एक निवेशक है, वो क्या करता है, थोड़ा एक उलझाऊ कॉन्सेप्ट है ये। तो समझना, शॉर्ट सेलिंग अगर आपने पूछा कहीं पढ़ा है तो उसमें क्या है, एक तरीके की ये व्यापार करने की रणनीति है। जो हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं उसमें एक इन्वेस्टर जो होता है वो अपने लाइक शेयर्स को बेच देता है, और वो शेयर्स जो उसके पास है नहीं, जो उसके पास है नहीं, और फिर बाद में इन्वेस्टर्स क्या करता है, बोरो कर लेता है शेयर्स को, और बोरो करने के बाद और फिर उन्हें मार्केट प्राइस पर बेचता है। मतलब मान लो कि कोई एक इन्वेस्टर है, कोई एक निवेशक है, राइट, उसने क्या किया कि कहीं से बोरो किया सिक्योरिटी। देखना शॉर्ट सेलिंग का मतलब, शॉर्ट सेलिंग दोस्तों लघु विक्रय। तो लघु विक्रय शॉर्ट सेलिंग का मतलब है एक निवेशक है, उसने किसी से शेयर्स, कोई भी प्रतिभूति उधार पर ले ली, उधार पर ले ली, उधार पर ले ली, वो उसकी नहीं है, उधार पर ले ली, और फिर उसे बेच दिया। और बेच दिया कब? मार्केट प्राइस पर। और दोस्तों और अगर बात करते हैं कि वो बेचेगा, किसी दूसरे को बेचा, देखना शॉर्ट सेलिंग में एक उलझाऊ कॉन्सेप्ट है, वो बेचेगा कम कीमत पर, लेकिन बाद में जब वो कीमत बढ़ जाएगी तो बाद में उसे महंगे दाम पर फिर वो खरीद के फिर बेचेगा। इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये अपने हेज, जैसे मैंने एक वर्ड बताया था हेजिंग, तो अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट सेलिंग, राइट। कि जिन सिक्योरिटीज के आप ओनर नहीं है, कहीं से बोरो करी और बोरो करके फिर उसे बेची, अपने ही किसी दोस्त को बेच दी मान लो, राइट, और फिर उसे बेचने के बाद फिर उसे खरीदी, फिर महंगे दाम पर बेच दी। तो इस तरह से कुछ करते हैं शेयर बाजार में, उसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। चलो दोस्तों बात करते हैं एनपीसीआई की।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और बात करते हैं एनपीसीआई क्या है और एनपीसीआई क्या होता है। तो आप हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआई, शॉर्ट में बोलते हैं एनपीसीआई, दैट इज भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई। अब एनपीसीआई क्या है जरा वो समझने की कोशिश करना। एनपीसीआई हम किसे कहते हैं जरा वो समझो। एनपीसीआई क्या है धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहली बात लिखो, एस्टैब्लिश्ड इन 2008, स्थापना हुई इसकी 2008 में, राइट। इसकी स्थापना हुई 2008 में। इसकी स्थापना क्यों करी गई वो समझना पहले। हम कहते हैं कि जो एनपीसीआई है, इट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, राइट। इट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। मतलब भारत में जितना भी खुदरा भुगतान हो रहा है उसका एक छत्र संस्थान है, जैसे हम बोलते हैं एनपीसीआई। अब आप सोचोगे ये रिटेल पेमेंट क्या है, पहले सुन लो फिर मैं लिखवा दूंगा ये लाइन। तो रिटेल पेमेंट्स का मतलब है खुदरा भुगतान। तो पहले रिटेल पेमेंट्स का मतलब समझो, खुदरा भुगतान। दोस्तों जो खुदरा भुगतान का मतलब क्या है, जैसे मैं बाजार गया है, मैंने सब्जी खरीदी, वहां पर मैंने उसको पेटीएम करो, पेटीएम करें दोस्तों, मैंने उसको पेटीएम कर दिया। मैंने कुछ और खरीदा, फोन पे कर दिया। मैंने कुछ और खरीदा दोस्तों, कोई किसी भी यूपीआई के माध्यम से मैंने उसे पेमेंट दे दिया। कल शाम को मेरे एक दोस्त का फोन आया, कहा भाई साहब बहुत बिद गए, जल्दी से 10,000 भेजो। मैंने उसको तुरंत भेज दिए। दोस्तों मैंने किसी को छोटे मोटे अमाउंट में पेमेंट करी। मैं एटीएम जाता हूँ, एटीएम जाकर मैं एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड इंसर्ट करता हूँ और एटीएम इंसर्ट करने के बाद एटीएम से पैसे निकालता हूँ। दोस्तों इन सब को हम बोलते हैं रिटेल पेमेंट्स, इन सब को हम बोलते हैं रिटेल पेमेंट्स। दोस्तों आप लिख सकते हो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये क्या है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं इट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल, इट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट। सभी खुदरा भुगतानों का यह फॉर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट्स, रिटेल पेमेंट्स खुदरा भुगतानों का एक छत्र संस्थान है। मतलब समझेंगे और अच्छे से, पहले तो मैंने खुदरा भुगतान समझाया, रिटेल पेमेंट्स क्या होता है। तो खुदरा भुगतान का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह छोटे मोटे अमाउंट में पेमेंट करना। तो खुदरा भुगतान का एक छत्र संस्थान है, हिंदी में लिखिए यह खुदरा भुगतान का एक छत्र संस्थान है। तो इट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट्स। मतलब समझो कि मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने चेक लिया, आपको दिया, आपने चेक उसे क्लियर करा, आप जितना भी पेमेंट जा रहा है, जितना भी पेमेंट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो सारा का सारा कहलाता है रिटेल पेमेंट। तो हमारे हिंदुस्तान में अगर आपने दोस्तों, अगर आपने तो सर जी ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा परीक्षा में प्रदर्शन जारी रहेगा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह मन उमंग चढ़ जाती है, लक्ष्य हो सर जी। ठीक है प्रेमचंद्र शर्मा, बहुत बढ़िया, खुश रहिए आप। दोस्तों जरा ध्यान समझिएगा, तो मैं क्या कह रहा हूं वो समझो। जब आप हमारे पूरे हिंदुस्तान में, समझना, एक जगह से दूसरी जगह जो भी पेमेंट जा रहा है, एक बंदे ने दूसरे अकाउंट में पेमेंट डाला, एक चेक से दूसरे चेक में क्लियर हुआ, इन सब पर अपना सुपरविजन, अम्ब्रेला, छाता, तो अपन इन सब पे अपना सुपरविजन रखने का काम कौन करता है, एनपीसीआई। अगर हम बात करें जो एनपीसीआई है वो आरबीआई और आईबीए के अंडर में काम करता है। तो लिख लीजिए इट इज वर्किंग अंडर, यह है आरबीआई एंड इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। एक आईबीए है भारत में, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एक भारत में, हिंदी में भी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, एक भारत में आईबीए है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, शॉर्ट में बोलते हैं आईबीए। तो दोस्तों जो आईबीए है और साथ में आरबीआई, तो आरबीआई और आईबीए के अंडर में ये काम करता है, जिसे हम बोलते हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई के उद्देश्य में एक ये भी उद्देश्य है कि ये हेल्प करता है भारत में वित्तीय समावेशन के लिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। यह वित्तीय समावेशन में सहायता प्रदान करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यह वित्तीय समावेशन में सहायता प्रदान करता है।
अब अगर हम एनपीसीआई की बात करें तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है, ऐसे मान लो सरकार ने क्या किया, कब प्राइवेट कंपनी के तौर पे ही खोला गया, लेकिन पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड पढ़ा चुके, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, तो पहले ये समझो, ये एक तरीके का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक गैर लाभकारी संस्थान है, यह एक गैर लाभ संस्थान है या गैर लाभ संगठन है। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभ संस्थान से संगठन है। मतलब जो हमारा एनपीसीआई है, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यह गैर लाभ संस्थान है। अर्थात इसका मतलब समझो कि जो एनपीसीआई है, जो एनपीसीआई है, तो एनपीसीआई को इसलिए नहीं बनाया गया कि ये कोई प्रॉफिट का काम करेगी, ये कोई लाभ का काम करेगी, राइट। एनपीसीआई को अगर हम बात करें थोड़ा और अंदर जाकर, तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है, तो जो इसका अगर हम लोग बात करें, ऐसे समझो, इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ, इसकी जो डेफिनेशन दी गई एनपीसीआई की, वो इट इज अंडर इट इज अंडर इट इज अंडर सेक्शन खंड सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। तो जो हमारा कंपनी अधिनियम 1956 है, पुराना, आप याद करो, पुराना है। और क्यों मैंने कहा पुराना, क्योंकि एंड सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों पहले हमारा जो कंपनी अधिनियम थी, बताया था आपको, अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो आप कंपनी एक्ट 2013 में जाएंगे, इसी को पहले बोलते थे 1956। तो जो भारत का यह लिख सकते हैं, यह खंड 25 कंपनी अधिनियम 1956 एवं खंड 8 कंपनी अधिनियम 2013। दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ, इसका जो पंजीकरण हुआ, वो कंपनी अधिनियम 2013 में अगर हम बात करें तो खंड 8 में है, और 1956 की बात करें तो 25 सेक्शन में है। तो इसको रखा गया। दोस्तों ये जो काम करता है, एक भारत में क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट भी है, एक भारत में भुगतान एवं निपटान अधिनियम है 2007 का, एक भारत में, ऐसे लिख लो, इट इज ऑल्सो वर्किंग अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। यह भुगतान एवं निपटान अधिनियम 2007 के अंतर्गत भी आता है, भुगतान एवं निपटान अधिनियम 2007 के अंतर्गत भी आता है। चलो अब मैं एक एक करके, और ये लिख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है, नेक्स्ट नीचे ही लिखो, मेरे पास जगह नहीं है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अब मैं एनपीसीआई को थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लो, और ये सब इतनी सारी चीजें तो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं आप लोगों को कि कौन से सेक्शन में इसको परिभाषित किया गया, किस किस के अंडर में आता है। तो जो एनपीसीआई है, सबका सुपरविजन आरबीआई ही करता है, या तो आरबीआई के साथ आईबीए, एक भारत में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है आईबीए, तो आरबीआई और आईबीए इसका सुपरविजन करते हैं। किस सेक्शन में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, किस प्रकार की कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लाभ के लिए काम नहीं करती है ये, तो इसे हम बोलते हैं एनपीसीआई। थोड़ी देर होल्ड करो, सब समझ जाओगे आप। अब लिखो एनपीसीआई की कौन कौन सी सेवाएं हैं, तो हेडिंग लिखिए आप, एनपीसीआई निम्नलिखित सेवाओं को प्रदान करती है। एनपीसीआई निम्नलिखित सेवाओं को प्रदान करती है, निम्नलिखित सेवाओं को प्रदान करती है, सेवाओं को प्रदान करती है। इंग्लिश में लिखिए, एनपीसीआई प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज, एनपीसीआई प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज, राइट। तो अगर हम बात करें तो ठीक है अविनाश मिश्रा, अगर हम बात करें तो इस एनपीसीआई प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज, कौन कौन सी, नंबर 1 यूपीआई, पूरा फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लो जी आ गया गूगल पे, किसका नाम था, दीपू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। ये तो इसका फुल फॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या है, ये अब मुझे थोड़ा ना पढ़ाना है यूपीआई क्या है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सबके मोबाइल में पेटीएम है, लाइक गूगल पे है, सबके पास फोन पे है। दोस्तों ये क्या है, यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब आप एक यूपीआई के माध्यम से मल्टीपल बैंक्स के मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा भेज सकते हैं, उसे बोला यूनिफाइड, एकीकृत भुगतान
इंटरफेस। मतलब आपके पास सिर्फ एक ऐप है और आप उस ऐप से, पहले क्या था, अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है तो आप उससे अकाउंट की डिटेल मांगते थे, आईएफएससी कोड मांगते थे, पढ़ना थोड़ा, आईएफएससी कोड मांगते थे, ये सब मांगते थे। लेकिन अब कुछ नहीं मांगना, एक नंबर है, उस नंबर को आपके मोबाइल फ़ोन को यूपीआई में रजिस्टर कर दिया और इंटरनेट बैंकिंग आपके मोबाइल में है तो आप धड़ाधड़ पेमेंट करो। यूपीआई तो सब जानते ही हैं, आजकल इतना प्रचलन में है। अगर आप इस दुनिया में पढ़े लिखे हैं, यूपीआई में बताऊं तो बिल्कुल ही हद हो गई, राइट। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये यूपीआई की सर्विस प्रोवाइड करता है। आपने सुना होगा दोस्तों भीम ऐप, दोस्तों आपने सुना होगा भीम। तो दोस्तों इसी तरह से, जैसे देखो, फोन पे एक प्राइवेट कंपनी है, गूगल पे भी एक प्राइवेट कंपनी है, आप पेटीएम भी एक प्राइवेट कंपनी है। इसी तरह से भारत सरकार ने यूपीआई बेस्ड एक अपनी खुद की ऐप बनाई, जैसे हमने कहा क्या, भीम। दिस इज कॉल्ड भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, दिस इज कॉल्ड भीम। अगर हम बात करें, एक होता है यूपीआई, दो जो जैसे भारत सरकार की खुद की एक यूपीआई ऐप है जिसका नाम है भीम। भीम ऐप होगी आपके पास, नहीं होगी तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेम जैसे हमारी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे काम करता है, ऐसे ही भारत सरकार की खुद की बनाई गई एक यूपीआई ऐप है जिसको कहा भीम। तो जरा ध्यान समझना, तो चाहे हमारे भारत में यूपीआई का जितना भी काम है वो सारा का सारा सुपरविजन, पेटीएम को यूपीआई करना था अपना सिस्टम, तो वो किसके पास पहुंचा, एनपीसीआई का। भैया हमें दो, जरा एनपीसीआई से कहा कि हम क्या यूपीआई कर सकते हैं। तो जो यूपीआई का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लाइक भीम का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया, आपने सुना होगा रुपे कार्ड, नहीं सुना तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे। स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल पी, रुपे। दोस्तों रुपे का फुल फॉर्म होता है रुपी एंड पेमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअली रुपी एंड पेमेंट। रुपे आपने देखा होगा, रुपे का डेबिट कार्ड, राइट। रुपे कार्ड जैसे आपने देखा डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा होता था पहले, अभी भी होता है मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीजा। ये क्या है दोस्तों, मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीजा, ये सब क्या है, विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में लाइक एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधाएं देती हैं, अभी भी हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो। इसी तरह से भारत सरकार ने एक अपना खुद का रुपे कार्ड डेवलप किया जो भारत का खुद का एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए एक नेटवर्क चेन है, दिस इज कॉल्ड रुपे। तो रुपे डेवलप किसने किया, एनपीसीआई ने डेवलप किया, राइट। एक और होता है दोस्तों बीबीपीएस, इसकी सुविधाएं, ये सब इतनी सारी सर्विसेज इसने लॉन्च करी। बीबीपीएस, दिस इज 3, दिस 4, बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, देखना बीबीपीएस क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, हिंदी इंग्लिश सभी माध्यम इसी में ही लिखेंगे, फुल फॉर्म ऐसे ही है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये क्या है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है। आप पहले क्या करते थे ना, लाइक पहले अपन को मोबाइल रिचार्ज करना है, दुकान पे जाते थे, कूपन लाते थे, याद करो, उसे घिसते थे, कोड स्टार हैज, दवा के कोड हैज ऐसा डालते थे, फिर रिचार्ज होता था। आजकल हम क्या करते हैं दोस्तों, मोबाइल ऐप से रिचार्ज कर लेते हैं। आजकल पहले हम लोग क्या करते थे, बिजली का बिल पे करना है, भाई साहब जाते थे बिजली घर में, लाइन में लगते थे, बिजली का बिल पे करते थे। आज अपन को वाटर सप्लाई, पानी का बिल पे करना है, जाते थे भाई साहब पानी का बिल पे करते थे। तो इंटरनेट घर में जो लाइक हमारे घर में लैंडलाइन होता उसका बिल पे करने जाते थे। अब क्या है दोस्तों, हम अपने एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ही तमाम सारी जगह पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड भारत बिल पेमेंट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसी में दोस्तों एक और सर्विसेज इसकी, दैट इज कॉल्ड एनएसीएच, एनएसीएच नेशनल। ये मैं इतनी सारी सर्विसेज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एनपीसीआई निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं देता है, कौन सी सुविधाएं नहीं देता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेशनल ऑटोमेटेड, नेशनल ऑटोमेटेड, राइट, क्लियरिंग, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, दिस इज कॉल्ड एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, राइट। जरा एनएसीएच की मतलब समझना। तो अगर हम लोग बात करें कि एनएसीएच क्या होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसे क्या होता है जरा सुनो।
तो पीपीआई क्या है? पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट। किसी का कोई क्वेश्चन था, सुस्मिता, पीपीआई का मतलब है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे जो फोन पे है, आपका जो गूगल पे है, इन्हीं सबको बोलते हैं पीपीआई एप्स, राइट। दोस्तों नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये क्या है भाई साहब, जरा समझना इसका मतलब। बहुत सिंपल है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनएसीएच क्या करता है? जैसे मेरे पास, समझेंगे, मेरे पास दोस्तों लाइक डेबिट कार्ड है, ये देखो एनएसीएच, और इसी में एक और सर्विस है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप आराम से आज इनके बारे में पढ़िएगा घर पे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बस आइडिया दे रहा हूं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, राइट, ये सब क्या है? ये एनएसीएच, एनएफएस। आप देखिए, आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है, आपको पैसा निकालना है, आपको दिखा पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम, समझना दोस्तों, आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है, पंजाब नेशनल बैंक में गए और उससे पेमेंट निकाल लिया, तो कैसे हुआ? दिस इज कॉल्ड नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसे बोलते हैं, राइट। ये सारे काम आपने, आप देखिए जरा घर पे जाकर, थोड़ा सा घर पे जाके क्या थोड़ा पढ़ना है इनके बारे में। सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक, देखो जितना पढ़ोगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये भारत में 2010 में आया। सीटीएस क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? सीटीएस की बात करें, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, हिंदी में भी ऐसी लिखिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये क्या है दोस्तों? आप 2010 से पहले आप देखिए क्या होता था। मैंने आपको एक चेक दिया, आपकी बैंक ने उस चेक को लिया, एक लिफाफे में डाला, क्लियरिंग हाउस में भेजा, मतलब एक बैंक में एक जगह बनाई है आरबीआई ने क्लियरिंग हाउस, वहां भेजा, हर क्षेत्र में अलग अलग है, क्लियरिंग हाउस में भेजा। अब वो क्या करता है, उसके पास सभी बैंक का डेटा है, उसने देखा कि हाँ भाई साहब फलाने के अकाउंट से पैसा जाना है, साइन सही है, अमाउंट साइन देखा ठीक है, अमाउंट देखा हाँ है, ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। अब क्या होता था, वो फिर एक लेटर के द्वारा या जैसे कम्युनिकेट करते होंगे, तो आप देखते थे कि पहले आप चेक जमा करते थे तो कभी 7 दिन, कभी 10 दिन में चेक क्लियर होता था, मतलब 5-6-7 दिन तो लगना जनरल था। लेकिन 2010 से क्या है कि चेक क्लियरेंस प्रोसेस स्पीडी हो गया, चेक क्लियरेंस प्रोसेस फास्ट हो गया, इसे हमने बोला सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आजकल क्या होता है, आजकल एक बैंकों के पास एक छोटी सी मशीन होती है, जैसे आप स्कैन करते हैं, स्कैन करने वाली एक मशीन होती है, आप कहीं भी रख सकते हैं बैंक में, आप देखना, ऑब्जर्व करना कभी। तो दोस्तों उस मशीन के, अब आपने चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला, हाँ 2010 से क्या होता है, आपने चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला, जैसे आपने चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला वैसे ड्रॉप बॉक्स में डालते ही उनने बैंक के पास पहुंच गया, भाई साहब बैंक के एक कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय, उसने उठाया वो चेक लिया, उस मशीन से स्कैन किया, इमेज आ गई कंप्यूटर में, उसने तुरंत की तुरंत क्लियरिंग हाउस में इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली आपकी मशीन, आपका चेक भेज दिया क्लियरिंग के लिए, और दोस्तों हो सकता है शाम तक या तो कल पेमेंट आपकी क्लियर। So this is called CTS made the check clearance process speedy and fast. This is called the CTS, right? अगर हम बात करें ये सारे के सारे सुविधाएं, एक और सर्विसेज है हमारे बैंक में चलती, AEPS, AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगर किसी ने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक में लिंक कर दिया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो आप आधार कार्ड के द्वारा भी अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप देखिए, आप अपने आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है, बहुत सारे पेटीएम में, एटीएम मशीन में ये सुविधाएं होती हैं, आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड विड्रॉल कर सकते हैं आधार कार्ड के जरिए, आधार के नंबर के जरिए। तो दिस इज कॉल्ड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। बस आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं जो बता रहा हूं वो सुनिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है कौन, तो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं एनपीसीआई। तो हमारे भारत में जो एनपीसीआई है, इट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दी पेमेंट सर्विसेज। तो जितने भी हमारे इंडिया में रिटेल पेमेंट सर्विसेज हो रहे हैं, जो भी रिटेल खुदरा भुगतान हो रहे हैं, इन सबको प्रोवाइड करने का काम हमारे हिंदुस्तान में किसका है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं, दैट्स इट, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनपीसीआई। मुझे लग रहा है एनपीसीआई के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप एनपीसीआई के बारे में समझ गए होंगे। एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, 5 मिनट बाद क्लास खत्म होगी, तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक लिख लो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, शॉर्ट में बोलते हैं सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सीआरए। आखिर ये सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं वो समझना। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो समझो।
सीआरए क्या है? तो देखो, तो जो जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में, चाहे इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो या हमारे इंडिया में कोई कंपनी हो, दोस्तों इन सब की फाइनेंशियल रिपोर्ट, और मैं कहूं फाइनेंशियल हेल्थ की रिपोर्ट अवेलेबल होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती क्या है? तो पहला पॉइंट लिखिए, दे आर दोस कंपनीज विच प्रोवाइड, 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 ये वे कंपनियां हैं जो, हिंदी में लिखें, ये वे कंपनियां हैं जो, राइट, दोस प्रोवाइड, दोस कंपनीज विच प्रोवाइड फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट। दोस्तों ये वे कंपनियां हैं जो रिपोर्ट ऑफ पीपल, जो लोगों की, कॉमा कंपनीज, कंपनियों की, ये वे कंपनियां हैं जो लोगों की, कंपनियों की, एंड कंट्रीज, एवं देशों की, एवं विभिन्न देशों की या देशों की वित्तीय स्वास्थ्य की रिपोर्ट प्रदान करती हैं। ध्यान समझिएगा, वित्तीय स्वास्थ्य की रिपोर्ट प्रदान करती हैं। दोस्तों समझो ये हैं क्या। अगर हम बात करें कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं भारत में, तो या भारत में या पूरे विश्व में, तो कुछ ऐसी जो कंपनीज हैं, समझना, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ऐसे समझो, ये सीआरए क्या है, लिखना नहीं है बस सुनना है। ये सीआरए क्या है? ये कुछ कंपनी है जो हमारे देश में लोगों की, जो हमारे देश में अन्य कंपनियों की, अदर कंपनीज की, या हम ऐसे अदर क्या कंपनीज ही लिख दें, अदर कंपनीज की, या कुछ ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कंट्री, देशों की क्या करती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके रखती हैं। क्या मतलब है? बस सुने, अपने आप समझ जाएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके रखती हैं, क्या मतलब है इसका दोस्तों? आओ समझाते हैं। क्या हुआ दोस्तों, एक बार एग्जाम्पल समझो, एक बार मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों गए बैंक, हमें चाहिए था लोन, हम चाहिए था होम लोन। हम दोनों दोस्तों ने प्लान किया कि चलो भाई एक घर खरीदते हैं, और हम दोनों दोस्त पहुंच गए एक बैंक। जो मेरा दोस्त है, कंडीशन सुनना, मेरा जो दोस्त है उसकी इनकम मुझसे ज्यादा है, उसकी इनकम मुझसे ज्यादा, वो मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है। हम दोनों बैंक पहुंचे, हमने कहा बैंक बैंक एक काम करो, हमें लोन चाहिए, होम लोन। उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा। उन्होंने कहा लाओ जी अपने डॉक्यूमेंट दो। डॉक्यूमेंट लिए हमारे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना ढिमाका। कहा भाई साहब बैठो यहीं, बैठा दिया। कहा भाई साहब बताओ चाय लोगे कॉफी? हम लोग चाय कॉफी पी रहे। वो बैंक का बंदा अंदर गया, थोड़ी देर बैठा, अंदर से बाहर आया, कह रहा भाई साहब बताइए कितना लोन चाहिए? तो मैंने कहा, उसने, हम दोनों ने कहा मान लो 50-50 लाख, एग्जाम्पल लो, हम दोनों ने कहा 50-50 लाख। उसकी इनकम मेरे से ज्यादा है, तो हमने कहा 50-50 लाख। उनने कहा ठीक है भाई साहब। उनने कहा भाई साहब लेकिन एक बात सुनो। मैंने कहा क्या? तो उनने कहा कि मेरे दोस्त से उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको 50 लाख लोन नहीं मिल सकता। मुझसे कहा बैंक ने कि आपको 50 क्या, आपको हम 70 लाख भी लोन दे देंगे। मतलब सोच के देखो, मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि मेरा दोस्त, उसकी इनकम ज्यादा है, मेरी इनकम कम है, बैंक उसे 50 लाख से कम या लोन दे ही नहीं रही, या तो 50 लाख से कम दे रही है, दे ही नहीं रही। मुझे दोस्तों में इनकम कम है, लेकिन 70 लाख 80 लाख तक का लोन दे रही है बैंक। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वो जो बैंक का बंदा अंदर गया था, उसने हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ की रिपोर्ट मांगी। और दोस्तों उसने रिपोर्ट आ गई, उसने रिपोर्ट देखी कि भाई साहब ये क्या करती हैं, सुनना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। समझना, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं कि किस बंदे ने, किस कंपनी ने, कहां से, कौन सी बैंक से कब कब लोन लिया, कितना लोन टाइम पे चुकाया, कितना लोन गबन कर दिया, कितना लोन दिया ही नहीं, कितना लोन लेट दिया, कौन कौन सी किस्तें छूटी। सारी जानकारी दोस्तों किसके पास होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास। मुझे लग रहा आप समझ गए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास, तो आप समझ गए। तो दोस्तों आप क्या है, तो आप लिख सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार बैंकें ऋण उपलब्ध कराती हैं, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय, अरे ठीक है 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द कस्टमर्स और कंपनीज। दोस्तों लिख सकते हैं इनकी रिपोर्ट के अनुसार बैंक लोगों को या कंपनियों को ऋण देती हैं। दोस्तों इनकी जब रिपोर्ट आ जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होगा, इनकी रिपोर्ट के आधार पर लोगों को क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया की जो मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो आप लिख सकते हैं मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। बस 2 मिनट में क्लास खत्म करते हैं। मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया, मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, भारत की मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दोस्तों एक है क्रिसिल, क्रिसिल दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। और मैं बताना चाहूंगा ये भारत की सबसे बड़ी एंड फर्स्ट, ओल्डेस्ट सबसे पुरानी एंड लार्जेस्ट, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, राइट। इसके अलावा एक और है इक्रा, ICRA, इक्रा लिख सकते हैं। इक्रा का फुल फॉर्म है दोस्तों, इक्रा का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आप इसमें एक बात और डाल सकते हैं, ये 1987 में बनी थी, 1987 मैंने कहा सबसे पुरानी और सबसे बड़ी भी है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, राइट। इक्रा, इक्रा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये बनी है इसके बाद 1991 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, 1991 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, 1991 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, राइट। एक और है केयर, CARE, केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, ये 1993 में बनी, 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, राइट। नाउ एक और लिख लो एक्विट, एक्विट, राइट, क्रेडिट एंड रिसर्च, एक्विट, ACUIT, एक्वाइट कह लो, एक्वाइट, एक्वाइट लिख लो आप, ACUIT, एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च, एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च, एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च, राइट। इसका पुराना नाम था समेरा, ब्रैकेट में बस फुल फॉर्म से आपको क्या मतलब ऐसे ही लिख लो समेरा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती थी समेरा, समेरा का नाम बदल दिया एक्वाइट, एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च, राइट। इसका हेडक्वार्टर अकेला लिख लो, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई, इसका हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, राइट। एक और हमारे इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है ब्रिक वर्क, लिख सकते हैं आप लोग, बस 2 मिनट दे दो यार मुझे, ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिक वर्क दोस्तों, ब्रिक वर्क, ये स्पेलिंग ये VRICK वर्क रेटिंग, रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। सो इसका हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु। अगर हम बात करें एक और है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये आप लोगों को सब पता होना चाहिए अगर, क्योंकि पेपर में आता है कि इनमें से कौन सी एक भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है या नहीं है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ये भी मुंबई में है, ये भी मुंबई में है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च मुंबई में है,
राइट नाउ दोस्तों, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। बस क्लास ख़त्म करते हैं और फिर हम अगली क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, है ना, और एक और लिख सकते हैं दोस्तों, इन्फोमेरिक्स, इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग्स, इन्फोमेरिक्स, 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 इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन, इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एंड रेटिंग्स, इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये न्यू दिल्ली में है, ये न्यू दिल्ली में है ना। तो दोस्तों ये हमारे इंडिया की, एक और लिख सकते हैं आप लोग लास्ट, बस लास्ट, लास्ट आठवां, सिबिल, सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये सारी की सारी एजेंसीज कंपनियों के क्रेडिट को रेट करती हैं, कंपनीज के क्रेडिट को रेट करती हैं, और ये इंडिविजुअल्स, ये लोगों के क्रेडिट को रेट करती है। कल यहाँ से थोड़ा समझा देंगे, अब क्लास खत्म हो गई, मैं बीच में ये टॉपिक छोड़ रहा हूँ क्योंकि दूसरी क्लास आपकी है और दूसरी क्लास शुरू हो रही है। दोस्तों हम इस टॉपिक को कल से थोड़ा समझा देंगे कल, और ये वैसे ऑलमोस्ट हो ही चुका है लेकिन थोड़ा समझा देंगे। और कल हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा आरबीआई से, कल हमारा टॉपिक शुरू होगा किससे, आरबीआई से। तो ये तो हो गई इंडिया की, एक वर्ल्ड की, एसएनपी, फिच, मूडीज कल बताएंगे, टाइम नहीं है अब। तो मिलेंगे दोस्तों कल आरबीआई के साथ और एनपीए के साथ। तो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद एवरीवन।